हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। 2 महीने हुए, बनमाली का स्वर्गवास हो गया। उनके कलकत्ता के विशाल घर में विजया इस समय अकेली है। उसकी देश की ज़मीन जायदाद की देखभाल रास बिहारी करते थे और इसी नाते एक प्रकार से उसके अभिभावक बन बैठे हैं। लेकिन वह स्वयं गांव में रहते हैं, इसलिए विजया की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बेटे बिलास बिहारी पर आ पड़ी है। वही उसका वास्तविक अभिभावक बन बैठा। उन दिनों प्रत्येक ब्रह्म परिवार में सत्य, सुनीति, सुरुचि शब्द बहुत बड़े बनाकर सिखाए जाते थे, क्योंकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाकर हिंदू युवक जब माता पिता, देवी देवता और प्रतिष्ठित समाज के विरुद्ध विद्रोह करके इस समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखा बैठते थे, तब ये शब्द ही टेक लगाकर उनके अपरिपक्व मस्तक को गर्दन पर सीधा रख पाते थे। झुककर और टूटकर गिरने नहीं देते थे। वे कहते, जो सच समझेंगे वही करेंगे, चाहे माँ के आंसू हों, चाहे पिता की डंडी, लंबी सांसें, कुछ भी देखने सुनने की आवश्यकता नहीं। वे सारी दुर्बलताएं प्रयत्नों से दूर करेंगे, वरना प्रकाश का पता नहीं पा सकेंगे। और ये सब बातें विजया ने भी सीख ली थी। आज गांव से बिलास बाबू बूढ़े नशेबाज जगदीश की मृत्यु का समाचार लेकर आए थे। वह विजया के पिता के मित्र अवश्य थे, लेकिन जब बिलास बाबू कहने लगे कि किस तरह शराब पीकर बेहोश होकर जगदीश छत पर से गिरकर मर गए, तब ब्रह्म धर्म की सुनीति का स्मरण करके विजया ने पिता के इस अभागे मित्र के विरुद्ध घृणा से हो बिगाड़ने से रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। दास कहने लगा, जगदीश मुखर्जी मेरे पिता का भी बचपन का मित्र था, लेकिन वह उसका मुंह तक देखने नहीं आए थे। वह 2 बार रुपए उधार मांगने आया था। पिताजी ने 2 ही बार नौकर से उसे फाटक के बाहर निकलवा दिया था। वह हमेशा कहा करते हैं कि इन अनाचारियों को आश्रय देना मंगलमय भगवान के श्री चरणों में अपराध करना है। विजया ने सहमति प्रकट की। बिल्कुल सच कहते हैं। दास उत्साहित होकर व्याख्यानदाता की तरह कहने लगा, मित्र हो या कोई भी हो, दुर्बलता के कारण किसी भी प्रकार ब्रह्म समाज के चरम आदर्श को गिराना उचित नहीं। न्याय से जगदीश की सारी संपत्ति अब हमारी है। उसका बेटा पिता का कर्ज चुका सके तो ठीक है, ना चुका सके तो कानून के अनुसार हमें इसी समय सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। असल में छोड़ देने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इन रुपयों से हम अनेक भले काम कर सकते हैं। समाज की किसी लड़के को विलायत भेज सकते हैं, धर्म प्रचार में खर्च कर सकते हैं और ना जाने कितने अच्छे काम कर सकते हैं। क्यों ना करें। जगदीश या उसका लड़का हमारे समाज का भी नहीं है जो उस पर किसी प्रकार की दया की जाए। पिताजी ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आपकी सहमति पाते ही वह सब कुछ ठीक ठाक कर डालेंगे। विजया स्वर्गवासी पिता की अंतिम बातें याद करके कुछ सोचने लगी। एकदम उत्तर न दे सकी। उसे संकोच में देख विलास जोर देकर दृढ़ स्वर में बोला, नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह आपको टाल टल नहीं करने दूंगा। दुविधा और दुर्बलता पाप है, केवल पाप ही क्यों, महापाप है। मैंने मन ही मन संकल्प किया है कि उसका मकान आपके नाम लिखवा कर मैं वह करूंगा जो कभी नहीं हुआ। गवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना कर देश के अभागे मूर्ख लोगों को धर्म की शिक्षा दूंगा। एक बार सोचिए तो सही, इन लोगों की मूर्खता से तंग आकर ही तो आपके स्वर्गीय पिताजी ने देश छोड़ा था। उनकी पुत्री होकर क्या आपके लिए उचित नहीं कि यह निष्कलंक प्रतिशोध लेकर उन्हीं का महान उपकार करें? बताइए, आप ही इस बात का उत्तर दीजिए। विजया विचलित हो उठी। विलास ने दृढ़ स्वर में कहा, सारे देश में कितना नाम हो जाएगा, कैसी धूम मच जाएगी। सोचकर तो देखिए। हिंदुओं को भी स्वीकार करना ही होगा, और यह कराने की जिम्मेदारी मुझ पर है कि ब्रह्म समाज में मनुष्य है, हृदय है, स्वार्थ त्याग है। जिसको निर्वासित करके देश से विदा कर दिया था, उसी महापुरुष की बेटी ने उनके कल्याण के लिए यह महान त्याग किया है। सारे भारतवर्ष में कितना व्यापक मोरल इफेक्ट होगा, बताइए तो। यह कहकर विलास बिहारी ने सामने की मेज पर जोर से हाथ पटका। सुनते सुनते विजया मुक्त हो गई। इतने बड़े नाम का लोभ संवर्ण करना वास्तव में 18 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं। उसने पूरी सहमति देकर कहा, उनके लड़के का नाम सुना है, नरेंद्र है। अब वह कहाँ है जानते हो? जानता हूँ। अभागे पिता की मृत्यु के बाद वह घर आ गया है और श्राद्ध करने के लिए वहीं रहने लगा है। आपसे लगता है बातचीत होती है? बातचीत? छी, आप मुझे क्या समझती हैं, बताइए तो। यह कहकर बिलास बाबू हंसे और बोले, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि जगदीश मुखर्जी के लड़के से
बात करनी चाहिए। तो भी उस दिन रास्ते में अचानक पागल जैसे एक नए आदमी को देखकर मैं चकित हो गया। सुना वही नरेंद्र मुखर्जी है? विजया ने कौतूहल से पूछा। पागल जैसा? सुना है वह तो शायद डॉक्टर है। विलास बाबू ने घृणा से सारे अंगों को सिकोड़ कर कहा। ठीक, पागल जैसा डॉक्टर? मुझे विश्वास नहीं। सिर के बड़े बड़े बाल, जैसा लंबा वैसा ही रोगी सा, सारी पसलियां दूर से गिनी जा सकती हैं। यही तो रूप है, मानो ताड़ के पत्ते का सिपाही हो। जी। वास्तव में अपने रूप पर गर्व करने का विलास को अधिकार था, क्योंकि वह ठिगना, मोटा और भरपूर जवान था। उसकी पसलियां वस्त्र उतार कर भी नहीं देखी जा सकती थी। वह और भी कुछ कहने जा रहा था कि विजया बोल उठी। अच्छा विलास बाबू, जगदीश बाबू के घर पर अगर हम दखल कर लें तो क्या गांव में एक भद्दा अपवाद ना उठ खड़ा होगा? विलास ने जोर देकर कहा। बिल्कुल नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।